नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने चाणक्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज फिर हम लेके आए हैं एलडीसी एमसीक्यू सीरीज। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम एलडीसी परीक्षा में प्रीवियस ईयर में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, यानी पारिस्थितिकी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पर्सन एलडीसी के अंदर आ चुके हैं उन्हीं को हम आज लेकर उनका सॉल्यूशन करेंगे, डिस्कस करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो स्क्रीन पर आज का अपना पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण सौर ऊर्जा उत्पादकों के माध्यम से संजीव तंत्र में प्रवेश करती है, अंततः वायुमंडल में पुनः चली जाती है। ये क्वेश्चन आरपीएससी एलडीसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें क्या पूछा है आपसे कि संपूर्ण सौर ऊर्जा जो होती है वो उत्पादकों के माध्यम से संजीव तंत्र में प्रवेश करती है और फिर वायुमंडल में चली जाती है। तो ऊर्जा किस रूप में जाती है, यानी ऊर्जा किस रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर प्रवेश करती है। तो किस रूप में प्रवेश करती है दोस्तों? ऊष्मा के रूप में प्रवेश करती है। किस रूप में प्रवेश करेगी? ऊष्मा के रूप में प्रवेश करेगी। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सौर ऊर्जा के रूप में आता है। उस सौर ऊर्जा को हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं और किस में परिवर्तित कर देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा जो है वो पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने में इस्तेमाल कर ली जाती है और उसी रासायनिक ऊर्जा को अन्य सजीव तंत्र हैं, अन्य जो जीव हैं वो क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो हम कहते हैं कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का जो प्रवाह है वो किस रूप में होता है? ऊष्मा के रूप में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी आपको इन चार ऑप्शन में से सत्य कथन कौन सा है वो छांटना है। ये प्रश्न आरपीएससी एलडीसी 2014 के अंदर पूछा गया था। तो देखो इसमें दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है अपने सामने, समुद्र में जैव मात्रा के प्रामिड प्राय सीधे होते हैं। तो समुद्र में जैव मात्रा के प्रामिड है वो प्राय सीधे नहीं होते। वो कैसे होते हैं? वो उल्टे होते हैं। तो पहला कथन अपना गलत है। नेक्स्ट है, घास के मैदान का पिरामिड प्राय उल्टा होता है। तो घास के मैदान का पिरामिड प्राय उल्टा नहीं होता। घास के मैदान का जो पिरामिड है वो प्राय सीधा होता है। तो ये कथन भी अपना गलत है। ये कैसा होता है? सीधा होता है। 3 नंबर ऑप्शन है, ऊर्जा के पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। खड़ी अवस्था का मतलब है यानी सीधे, बिल्कुल सीधे होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ऊर्जा के पिरामिड होते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं यानी खड़ी अवस्था में होते हैं। किसी भी पोषण स्तर की बात करें, किसी भी पारितंत्र की बात करें, हर पारितंत्र में ऊर्जा के पिरामिड जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन है, ऊर्जा के पिरामिड सदैव उल्टे होते हैं। ये कथन भी गलत है। तो अपने से पूछा गया है कि सत्य कथन कौन सा है? तो स ऑप्शन यानी 3 नंबर ऑप्शन सत्य है कि ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं यानी खड़ी अवस्था में होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचती है। तो इसके अंदर आपसे ये पूछा गया है कि जो खाद्य श्रृंखला होती है, आहार श्रृंखला होती है, उसमें प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की कितनी मात्रा पहुंचती है। यानी सबसे पहले उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला चलती है। तो हमारे से इस प्रश्न में यह पूछा गया था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाएंगे तो कितने % ऊर्जा पहुंचेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10%। यानी जो खाद्य श्रृंखला है इसमें एक स्तर से दूसरे स्तर पर केवल 10% ऊर्जा पहुंचती है। 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था में
किस रूप में पाया जाता है, कि जल वायुमंडल के अंदर गैसीय अवस्था में किस रूप में मिलेगा। RS MSSB LDC 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखो हिमकणों के रूप में नहीं मिलता, हिमकण तो ठोस होते हैं, जल बूंद द्रव अवस्था में होती है, तो गैसीय अवस्था में कौन सा मिलता है, जल वाष्प के रूप में। किस रूप में पाया जाएगा, जल वाष्प के रूप में। अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाता कि वायुमंडल में जल ठोस अवस्था में किस रूप में मिलता है, तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाता, हिमकण हो जाता। अगर यही प्रश्न अपने से ऐसे पूछा जाता कि वायुमंडल में जल द्रव अवस्था में किस रूप में मिलता है, तो जल बूंद के रूप में मिलता है, ये ऑप्शन सही होता। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है, तो गैसीय अवस्था में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो राइट आंसर है इसका जल वाष्प। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलित खाद मानी जाती है जो प्राय प्राप्त होती है। यानी वर्मी कंपोस्ट खाद है वो किससे बनाई जाती है, तो वर्मी कंपोस्ट खाद है दोस्तों वो केंचुओं से बनाई जाती है। केंचुओं से बनाई गई खाद क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्ट कहलाती है, जिसमें काफ़ी अधिक मात्रा में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। और केंचुए जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं किसान का मित्र। तो केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है, कि अधिकतम सौर ऊर्जा या सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करता है, कौन करता है। LDC 2018 के अंदर ये RS MSSB के द्वारा पूछा गया था, तो कौन करेगा भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल या एल्गी। ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सर्वाधिक कौन करते हैं, वो सर्वाधिक करते हैं शैवाल। उसके बाद क्या आ जाएगा, वृक्ष। उसके बाद क्या आ जाएगा, घास। यानी अगर इनका क्रम की बात करें कि इनका सही क्रम क्या होता है, तो सही क्रम क्या होगा दोस्तों इनका, तो इसका जो राइट क्रम होगा, सही क्रम होगा वो ये होगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण है वो कौन ग्रहण करते हैं, शैवाल करते हैं। कौन करेंगे ग्रहण, शैवाल के बाद अपने से ऑप्शन बात करते हैं तो कौन करते हैं, वृक्ष। और वृक्ष के बाद बात करें तो क्या आ जाएगी, घास आ जाएगी। इसके बाद क्या आ जाएगी दोस्तों, घास आ जाएगी। तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा कौन ग्रहण करेंगे, शैवाल, इसके बाद वृक्ष और इसके बाद घास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है, कि एक जो खाद्य श्रृंखला है वो हमेशा सर्वदा कहाँ से प्रारंभ होती है भाई, तो खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है उत्सर्जन से तो नहीं होती, अवशोषण से भी नहीं होती, तो किससे होती है, प्रकाश संश्लेषण से होती है। किससे होती है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण से। तो एक खाद्य श्रृंखला प्रारंभ किससे होती है, प्रकाश संश्लेषण से खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में कितने वर्ष तक बायोपेंटेट प्रभावी रहता है। बायोपेंटेट कोई भी आविष्कारक है उसके आविष्कार को उपयोग करने और उससे संबंधित जो भी नियम है वो प्रदान करने का एक अधिनियम बनाया गया था जिसे कहते हैं बायोपेंटेट। ये अधिनियम दोस्तों 1970 में बना था। कब बना था, बायोपेंटेट अधिनियम 1970 में बनाया गया था। और इसे लागू कब किया गया था, 1972 में इसको लागू किया गया था। तो भारत के अंदर अपन बात करें, बायोपेंटेट 20 वर्ष तक प्रभावी होता है। कितने वर्ष तक दिया जाता है, 20 वर्ष तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष तक। ये क्वेश्चन LDC 2018 में RS MSSB के द्वारा पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है। यानी एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो किन कानूनों के अनुरूप होता है, तो किस कानून के अनुरूप होता है, ऊष्मागतिकी के कानून के अनुरूप होता है। किसके अनुरूप होता है, ऊष्मागतिकी के कानून नियम के अनुरूप होता है। ऊष्मागतिकी का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा है वो क्या रहती है, निश्चित रहती है। और एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा में सदैव क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि कुछ ऊर्जा वायुमंडल में ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा पिरामिड। अब ऊर्जा के पिरामिड के बारे में पूछा गया था। तो सबसे पहले दोस्तों अपने बात करते हैं पिरामिड की, कि पिरामिड क्या चीज़ होते हैं।
तो पिरामिड जो होते हैं, पिरामिड के बारे में बताने वाले थे चार्ल्स एल्टन, जिन्होंने 1927 में पिरामिड के बारे में बताया था। पिरामिड में क्या होता है कि हम उत्पादकों के साथ जो अन्य पोषक स्तर होते हैं इनकी तुलना करते हैं, तो उनको दर्शाने के लिए जो पिरामिड बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उन्हें अपने पिरामिड्स कहते हैं। पिरामिड्स के बारे में बताने वाले कौन थे, चार्ल्स एल्टन थे। 1927 के अंदर इन्होंने पिरामिड के बारे में बताया था। तो पिरामिड जो होता है उसके आधार पर क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। पिरामिडों का जो आधार होता है उस पर क्या रखा जाता है, अपने उत्पादकों को रखते हैं पिरामिड के आधार पर। तो बात करते हैं ऊर्जा के पिरामिड की। तो ऊर्जा के पिरामिड अपने पहले ही बात की थी कि ऊर्जा के पिरामिड हर पारितंत्र में कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, यानी खड़ी अवस्था में होते हैं। तो ऊर्जा के पिरामिड किस अवस्था में होते हैं दोस्तों, खड़ी अवस्था में होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो कारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं। अमीनो कारक जीवाणु किसको किस में परिवर्तित करते हैं? तो एलडीसी 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया को नाइट्राइट्स में, यानी अमीनोकारी जीवाणु है वो अमोनिया को किस में बदलते हैं दोस्तों, नाइट्राइट्स में बदलते हैं। और नाइट्राइट्स के रूप में पेड़ पौधे उसे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी स्वस्थ वृद्धि के लिए नाइट्रोजन अनिवार्य है। अब नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, लेकिन पेड़ पौधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधा ग्रहण नहीं कर सकते। पेड़ पौधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को उसके यौगिक नाइट्रेट या नाइट्राइट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अमोनिया को नाइट्राइट्स में बदलना क्या कहलाता है, अमीनो कारक जीवाणु ये क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट्स में परिवर्तित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? कि पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा कौन सी होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों, पारिस्थितिकी होती है, इकोलॉजी होती है। किस में अध्ययन करते हैं पर्यावरण का, इकोलॉजी में करते हैं, पारिस्थितिकी के अंदर करते हैं। वर्गीकी के अंदर हम नामकरण से संबंधित अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकी में आनुवंशिक लक्षण जो माता पिता से संतान में प्रवेश करते हैं उनका अध्ययन करते हैं। आकारिकी में पौधों के आकार के बारे में अध्ययन किया जाता है, पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पर्यावरण के बारे में किस में अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी, इसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है। तो प्रकृति की क्रियाशील इकाई किसे माना गया है? तो किसे माना गया है दोस्तों, पारितंत्र को माना गया है। प्रकृति की क्रियाशील इकाई क्या होती है, पारितंत्र होती है। पारितंत्र का मतलब कि इसमें जैविक व अजैविक घटक आपस में परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। जैविक घटक प्रभावित करते हैं अजैविक घटक को और अजैविक घटक प्रभावित करते हैं जैविक घटक को। तो इन दोनों के मध्य जो आपसी अंतःक्रिया होती है वो पारितंत्र होता है। और प्रकृति की क्रियाशील इकाई किसे माना गया है, पारितंत्र को माना गया है। और प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत किसे माना गया है, तो सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस रूप में आता है, तो सौर ऊर्जा के रूप में प्रवेश करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक लगातार ऊर्जा में क्या होता है, समान रहती है, बिल्कुल नहीं समान रहती। वृद्धि होती है, बिल्कुल वृद्धि नहीं होती। उतार चढ़ाव रहता है, बिल्कुल उतार चढ़ाव नहीं रहता। तो लगातार क्या होती है, कमी होती है। ये बात दोस्तों अपने पहले ही कर चुके हैं कि पारितंत्र में एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाएंगे तो ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। तो कितने परसेंट ऊर्जा पहुंचती है दोस्तों, 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। 90% ऊर्जा वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो कौन होते हैं सर्वाधिक संख्या में, मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता। तो किसी भी इकोलॉजी सिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में कौन मिलते हैं, उत्पादक। उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है। इसके बाद आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी, और सबसे कम संख्या किसकी होती है, मांसाहारियों की होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन, जिसमें फंजाई द्वारा निर्मित मैट्रिक्स में एल्गी की कोशिकाएं धसी होती है, उदाहरण है। यानी कवक और शैवाल, यानी फंजाई, कवक
एल्गी शैवाल प्लस शैवाल, ये आपस में सहजीवन संबंध बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपने, इसे कहते हैं सहपरोपकारिता। क्या बोलते हैं इसको? सहपरोपकारिता। तो अपने को क्या पूछा गया है कि ये उदाहरण किसका है, तो सहपरोपकारिता का उदाहरण होता है। एलडीसी 2014 के अंदर आरपीएससी के द्वारा इस प्रश्न को पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहपरोपकारिता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण है। अपघटक को पर्यावरण के अपमार्जक, पर्यावरण के सफाईकर्मी भी कहते हैं। अपघटक क्या करते हैं? मृत और सड़े गले जीवों का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं, उसे मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण कौन होते हैं? तो जीवाणु और कवक होते हैं। अपघटक के रूप में काम कौन करते हैं दोस्तों? जीवाणु और कवक अपघटक के रूप में काम करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर, एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश मंद होता है? एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में कौन से क्षेत्र में प्रकाश की मात्रा सबसे कम होती है? तो कौन से क्षेत्र में होती है? एफोटिक क्षेत्र में प्रकाश की मात्रा सबसे कम होती है। किस में होती है? एफोटिक क्षेत्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रमुख पारिस्थितिकीय समस्याओं में से एक भू निम्नीकरण से अभिप्राय है। यानी भू निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? भू निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की उत्पादकता में कमी होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन हो जाएगा। भूमि की उत्पादकता में कमी होना भू निम्नीकरण कहलाता है। भारत में भू निम्नीकरण की समस्या काफ़ी स्तर पर है। इससे भूमि क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। तो ये थे अपने 20 एलडीसी में आए हुए एमसीक्यू, जिसका हमने आज सॉल्यूशन किया है। इसी प्रकार हम आगे भी हर टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न एलडीसी में पूछे गए हैं वो लेके आएंगे और उनका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी एमसीक्यू सीरीज के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।